हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स की ये हमारी सीरीज चल रही है, इसका आज चौथा पार्ट है। चौथी क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 क्लासों में आपको मुद्रास्फीति तक पढ़ा चुका हूँ। आज की इस क्लास में हम बेरोजगारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी के पहले आंकड़े जारी करता था, NSSO जारी करता था। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। NSSO जारी करता था, जिसकी मैंने शुरू में ही फुल फॉर्म बताई थी आपको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, और जो भारत में CSO था, ठीक है, जो भारत में क्या था, CSO था, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी कर रहा था, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इन दोनों को आपस में मर्ज किया था किसने? मोदी जी ने। और इन दोनों को मिला करके 2019 में मोदी जी ने बनाया था क्या? NSSO। तो यानी ये NSO, ये NSO क्या करता है? वर्तमान में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, और इस NSO की फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुख्य रूप से बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, मुख्य रूप से जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सी? ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो इन मुख्य रूप से 8 भागों में बेरोजगारी को बांटा गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन। जब व्यक्ति प्रचलित बाजार दर पर काम करने को तैयार नहीं होता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब बाजार में जो दर चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। देखो, सीधी सी बात है, आप लोग पढ़े लिखो हो, आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला बोलेगा भाई तो ऐसे काम कर ले, 2000 में मेरी स्कूल में पढ़ा ले। ठीक है, तो क्या आप पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम उसको क्या नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन। जब व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, जब व्यक्ति को प्रचलित बाजार दर पर कार्य नहीं मिलता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है? इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी अनैच्छिक का मतलब है व्यक्ति काम करना तो चाहता है, व्यक्ति चाहता है मैं क्या करूं? काम करूं। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि सिंपल, अगर दिहाड़ी कितनी है दिन की? 800 रुपये है। ठीक है, रोजाना भत्ता कितना है? 800 रुपया। लेकिन अगर 800 रुपये में उसे काम नहीं मिल रहा है और कोई 600 रुपये दे रहा, कोई 500 रुपये दे रहा। ठीक है, तो इस 800 रुपये पे उसे काम नहीं मिल रहा है, वो काम करना तो चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों में अंतर समझ लो। ठीक है, एक अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है और एक काम करना तो चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अदृश्य बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो अदृश्य बेरोजगारी है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। और प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी कहते हैं जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं मतलब उन्हें उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी अगर सिंपल से कृषि क्षेत्र में अगर आवश्यकता से अधिक मजदूर मिल गई, यानी अगर हमें हल लगाने के लिए 2 आदमी चाहिए, ठीक है, रुपाई के लिए 4 आदमी चाहिए, तो 6 आदमियों का काम है। और अगर परिवार में 10 आदमी हैं और 10 आदमी इस काम को कर रहे हैं तो काम जल्दी होगा और इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर 6 ही आदमी करेंगे तो काम देर में होगा, लेकिन उत्पादन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो मैंने अभी कहा कृषि का उदाहरण देके, कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। या इसी को क्या कहा था, अभी कहा मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन बोल सकता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो फिर आप बोल दोगे अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि अनैच्छिक जो बेरोजगारी थी उसी को क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। यानी आदमी ज़्यादा मिल रहे हैं, काम बाजार दर पे काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? अभी बोला मैंने प्रच्छन्न बेरोजगारी, और प्रच्छन्न और मौसमी दोनों, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय कृषि क्षेत्र है उसमें दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, और जो मौसमी बेरोजगारी होती है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी कहलाती है जो मौसम के हिसाब से उत्पन्न होती है। मौसम के हिसाब से मतलब जैसे गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में कोई एसी का बिजनेस करता है, ठीक है, और सर्दियों के टाइम में कोई हीटर का बिजनेस करता है। ठीक है, जितने भी हीटर हैं उनका बिजनेस करता है। लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म होगी कोई एसी वाले के पास जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। या सर्दियों के टाइम पे कोई क्या करता है, हीटर का काम करता है, और अगर जो जैसे ही गर्मियों का सीजन आएगा तो कोई इसके पास जाएगा? तो कोई भी नहीं। ये इस टाइम पे क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कहलाती है आपकी क्या, मौसमी बेरोजगारी। और मैंने कहा भारत के कृषि क्षेत्र में दोनों बेरोजगारी, प्रच्छन्न को मैं उदाहरण के माध्यम से समझा चुका हूँ। कृषि क्षेत्र में मौसमी का अर्थ है कि अगर मौसमी बेरोजगारी में आपको फसल काटते टाइम आदमियों की अधिक आवश्यकता, लेकिन जैसे ही फसल कट जाएगी वो जितने मजदूर इसमें लगे थे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न और मौसमी दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी देश की तकनीक में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? दोस्तों कोई भी देश है, जब उस देश की तकनीक में परिवर्तन किया जाता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अब उस तकनीक में परिवर्तन का मतलब है, सिंपल तरीके से आपने देखा कि पहले क्या था, बैलों से हल लगाते थे। ठीक है, बैल है, एक आदमी होगा, उसका एक खेत जोतने में 5 दिन का काम हो गए। आज ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इन 5 दिनों का काम 1 दिन में कर रहा है। ना तो बैलों को घास लाने वाले की, एक बैल को पालने वाले की खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि किसी, या फसल कटाई के संबंध में बोलो, किसी भी फील्ड में जब तकनीकी में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, मौसमी मैंने तुम्हें समझा चुका हूँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी मैं समझा चुका हूँ, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। जब दोस्तों, जब किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। उतार चढ़ाव होने के कारण तुमने देखा है, जैसे ही मोदी जी ने क्या किया था, नोटबंदी की थी, तो उस नोटबंदी के फलस्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था में थी वो उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की कंडीशन बन चुकी थी। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के लिए जाता है तो उसके समय अंतराल में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है और दूसरे रोजगार में जाता है, माने किसी ने एक कंपनी में नौकरी छोड़ी, वहाँ उसे कम मिल रहा है, दूसरी कंपनी में जाएगा तो तुरंत उसी दिन तो नहीं जाएगा, उसके बीच में उसे नई नौकरी को ढूंढने में और उसको ज्वाइन करने में टाइम तो लगेगा। इस टाइम पीरियड के बीच में जो ये बेरोजगार रहता है, इस बेरोजगारी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में मुद्रा जारी की जाती है। दोस्तों, भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सिंपल सी बात है, आरबीआई के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों कोई भी देश है अपनी मुद्रा का जब वो क्या करता है, अवमूल्यन करता है, यानी अपनी मुद्रा की कीमत को घटा देता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों घटाता है, तो निर्यात में वृद्धि के लिए। क्योंकि अगर वो अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करेगा तो निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। और एक चीज़ याद रखना, भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो मुख्य रूप से 3 बार किया गया। पहली बार 1949 में किया गया, दूसरी बार 1966 में किया गया और तीसरी बार 1991 में। इन 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया और जो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री इनके द्वारा क्या किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया गया। दोस्तों भारत में मैंने कहा जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन किया। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने 1966 में क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन किया। और सीवी चंद्रशेखर जो थे उन्होंने क्या किया, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। इनके द्वारा क्या नहीं किया गया, अपनी देश की मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कुल कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, भारत में कुल कितनी बार हुआ, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, 1949, 1966 और 1991 में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 2 चरणों में किया गया। दोस्तों मैंने कहा कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर आजाद बोल रहा मैं, शिवी चंद्रशेखर जी के द्वारा। तो दोस्तों इन तीनों में से किसके कार्यकाल में मुद्रा का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ, तो वो 1991 में 2 चरणों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 1991 में जो 2 चरणों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उस टाइम पे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो सीवी चंद्रशेखर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई। दोस्तों जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई थी वो जारी की गई किसके द्वारा, चीन के द्वारा कागजी मुद्रा जारी की गई। और चीन की मुद्रा जारी कौन करता है दोस्तों, तो पीबीसी चीन की मुद्रा जारी करता है। पीबीसी मतलब पीपुल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, पीबीसी पीपुल बैंक ऑफ चाइना क्या करता है, चीन की मुद्रा को जारी करता है। सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी वो चीन के द्वारा जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रुपया सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया। दोस्तों सर्वप्रथम जो रुपया सिक्का है वो शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। आपको पता है जो इसका चांदी का सिक्का था वो क्या था, रुपया था। ठीक है, रुपया क्या था, इसका चांदी का सिक्का था। शेरशाह सूरी आपको पता है, जब मैंने आपको मिडिल हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जो ये क्या करता है, हुमायूं को हराता है 1540 में और 1545 तक 5 साल तक कार्यकाल रहता है इसका। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में ये भारत में बहुत सी नई योजनाओं को शुरू करता है, चाहे वो डाक पड़ता हो, ठीक है, चाहे वो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हो। अगला क्वेश्चन, द पेपर करेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। दोस्तों जब द पेपर करेंसी एक्ट है, द पेपर करेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो वो लागू किया गया 1861 में। कब किया गया, 1861 में द पेपर करेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसके इस एक्ट के आधार पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मुद्रा जारी करने का काम सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। सरकार ने कहा क्या कि अब से मुद्रा जारी क्या करेंगे, हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में आरबीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों जो भारत में आरबीआई एक्ट था वो जो जारी किया गया था वो 1934 में लागू हुआ। ठीक है, आरबीआई एक्ट का बना 1934 में। और इसी आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल, आगे भी वो बता चुका हूं मैं, 1935 को क्या हुआ,
आरबीआई का स्थापना की गई, जिसका वर्तमान में हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा सर्वप्रथम जारी की गई मुद्रा थी। दोस्तों आरबीआई ने सर्वप्रथम कितने का नोट जारी किया था, या कितने अमाउंट की जो मुद्रा थी वो जारी की थी, तो उसने 5 रुपये का नोट जारी किया था जनवरी 1938 में, जनवरी 1938 में। ठीक है, आरबीआई ने सर्वप्रथम कौन सी मुद्रा जारी की थी, 5 रुपये की मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी किस वर्ष की जाती है। तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम जो नोटबंदी थी वो जारी की गई थी आपके कब, 12 अगस्त 1946 को। 1946 यानी देश आज़ाद होने से पहले भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी हो चुकी थी। 1946 में भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, 12 अगस्त 1946 को ये नोटबंदी हुई थी। ठीक है, और सर्वप्रथम क्या था कि जब नोटबंदी हुई थी इसमें 1000 और 10,000 इन दो नोटों को क्या किया गया था, बंद किया गया था। 1000 और 10,000 के नोटों को भारत में क्या किया गया था, सबसे पहले बंद किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ादी से पहले भारत में किस वर्ष नोटबंदी हुई थी, तो 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट किस वर्ष जारी किए गए। तो भारत में 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट जारी किए गए वो 1954 में 94 हो गए, 1954 में जारी किए गए। दोस्तों मैंने कहा था कि जो 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे इनको फिर से जो जारी किया गया 1954 में, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस 1954 में क्या किया गया, भारत में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा दशमलव प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया। दोस्तों भारत में जो दशमलव प्रणाली है, दशमलव प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया, तो वो 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। 1957 का मतलब है, दशमलव प्रणाली को अपनाया गया मतलब है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो जो ये दशमलव प्रणाली है इसको भारत द्वारा 1957 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के पश्चात सर्वप्रथम नोटबंदी किस वर्ष की गई। तो दोस्तों आज़ादी के पश्चात जो सर्वप्रथम नोटबंदी की गई, तो दोस्तों आज़ादी के पश्चात जो सर्वप्रथम पहली बार नोटबंदी की गई, तो मैंने बताया आपको कि आज़ादी के पश्चात नोटबंदी कब की गई, वो की गई 1978 में। कब, 1978 में, यानी 16 जनवरी 1978 को आज़ादी के पश्चात, जबकि आज़ादी से पहले जो नोटबंदी की गई वो 1946 में की गई। ठीक है, 2 बार नोटबंदी देख चुके हैं। और जो आज़ादी के बाद नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को हुई थी उसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने 100 क्वेश्चनों तक कवर कर दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।